लीजिए ए व्यक्ति ने एक ज़मीन बी को बेचा और बी ने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया। 5 साल बाद ज़मीन का सर्वे प्रारंभ हुआ और उसने परिवार वाले ने ज़मीन को अपने नाम पर चढ़ा लिया, जिसका नाम सी है। लैंड रिकॉर्ड में जो है एक तरह से उसका नाम चल रहा है। टैक्स भी जो है बिल्कुल 20 साल बाद सी ने उस ज़मीन को डी व्यक्ति को बेच दिया। अब डी व्यक्ति ने भी दाखिल खारिज करा लिया, लैंड टैक्स भी जमा होने लगा। बी व्यक्ति को इसका पता चला। 50 साल बाद पता चला कि उसके परिवार के किसी लड़के को पुराना जो है दलील हाथ लग गया। मोटेशन नहीं हुआ है। ए एंड बी को गुजरे 25 साल हो गए। अब कहीं से जो है यहाँ पे बी 50 साल के बाद पता चला तो मोटेशन नहीं हुआ था। अब जो है कि अब कहीं से सुझाव मिला कि बी ने डी व्यक्ति पर टाइटल शूट कर दिया। आपके हिसाब से कोर्ट जो है द्वारा जीत किस आधार पर और किसकी होगी? हम आपको इस केस में जो ये टीएस फाइल हुआ, अब आपके पास एक जो है ये चीज़ है। अब जब ये व्यक्ति बी जो है एक वकील से मिलने गया, ठीक है, एक वकील से मिलने गया, तो ये तो बात है, अपना बात स्पष्ट रखा। अगर वो हो सकता है कि एक ये हो सकता है कि इस वकील को ये बताया नहीं गया होगा कि इसका रजिस्ट्री हुआ था, या तो ये बताया कि भी गया होगा कि इसका रजिस्ट्री हुआ था। अब रजिस्ट्री का बहुत पुराना मामला है। क्या वो रजिस्ट्री सही है, क्या वो रजिस्ट्री उसमें दर्ज है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि नहीं है, कि वो अब मिल ही नहीं रहा उसका वहाँ पे रिकॉर्ड रूम में। अगर वो रजिस्ट्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा और बात को समझने का प्रयास करेंगे, एक तो गलती हुई, अगर वो दर्ज होगा तो फिर वो मालिकाना हक डी का बरकरार रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी डी का हमेशा प्लस पॉइंट आप ट्रिपल प्लस उसको दे सकते हैं। काहे कि अगर इसका खरीदे हुए भी अगर मान लेते हैं बहुत लंबा समय हो गया, 10 साल 12 साल हो गया या 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसको उतना आसान नहीं है कि आप 50 साल पहले वाली बात लेके आ सकते, तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ कोई इलीगल करके सारा काम किया है ना, मतलब वो लीगल नहीं है, तो बिल्कुल टूट भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो वकील के द्वारा ये ही सबसे पहले प्रूफ किया जाएगा कि वो रजिस्ट्री जो है वो है ही नहीं, गलत तरीके से सर्वे करा लिया गया और उसको बेच दिया गया। तो ये अगर ये प्रूफ हो जाता है कि रजिस्ट्री नहीं है ना, तो वो संपत्ति बी को वापस मिल जाएगा। वो रजिस्ट्री अगर वहां पे हो गया तो वो डी का भी रजिस्ट्री टूट जाएगा और सर्वे भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा प्रक्रिया चलेगा। वो अब डिपेंड करता है कोर्ट पे कि कोर्ट का प्रक्रिया किस तहत जो जाता है और उसका जो मतलब एक ट्रीट करने का जो तरीका है, कोर्ट रूम का जो ट्रीट करने का तरीका है वो क्या है। और बिल्कुल है, सत्य की जीत होनी चाहिए और होती भी है, इस बात को समझें। और कभी जो है एक तरह से झूठ जो है किसी का भी वो जो है बाहर निकल के आता ही है, और जो है गलत का कभी भी जो है एक तरह से गलत के साथ जो है ना, अब जितने लोग देखें आज तक, अगर वो जीवन में कभी ना कभी कोई गलती किए होंगे, कोई भी क्राइम किए होंगे, तो क्या उसको सजा नहीं मिला? बिल्कुल मिला है उसको। उसका मतलब एक दिन जो भी उसका एक तरह से वो झूठ जो है वो छिपा के रखा, वो जरूर बाहर निकलता, ठीक है। तो जो भी हो वो इस पे हम नहीं करना चाहते हैं वो क्या है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि बी को वापस मिले या हो सकता है डी को बरकरार मिले। अगर बी का रजिस्ट्री जो बी का बेचा हुआ जो है वो सी के पास रजिस्ट्री डीड है, वो सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सरकारी रिकॉर्ड में भी अवेलेबल है ना, उसके पास हो नहीं हो, सरकारी रिकॉर्ड में भी अवेलेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत बिल्कुल होगा। अगला जो सवाल ये पूछ रहे सर, मेरा जो है यहाँ पे प्रश्न ये है कि मेरे फादर ने मेरे नाम से एक ज़मीन खरीदा है 1998 में, रजिस्टर्ड भी है लेकिन मोटेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। मतलब देखिए, ज़मीन खरीदा है और आपका अगर मोटेशन नहीं हो पाया ना, तो वो करा लेना चाहिए। मोटेशन के लिए नोटिस हुआ था, मेरे फादर जो है अटेंड नहीं कर पाए। अभी फिर से मोटेशन के आवेदन करना होगा या फिर से तहसील से पुराना मोटेशन केस नंबर से अप्लाई करना होगा। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप जाके जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके पटवारी हैं, ठीक है,
या फिर जो आपका वहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं वो पुराना केस नंबर के आधार पे ऐसे हम उसमें उस डेट पे नहीं आ पाए थे, जो भी होगा उसी पे हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता और अधिकारी जो भी हैं वहाँ पे अगर आपको बोलते हैं दोबारा वहाँ पे क्या कहते हैं फिर से अप्लाई करने के लिए, ज़्यादातर केस में फिर से अप्लाई नहीं होता है। अगर अधिकारी के द्वारा मान लेते हैं उसको कुछ कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ये सब कुछ हो गया, उसको क्लोज कर दिया गया उस केस नंबर को, तब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे सिकमी खतियान दादा के नाम से है, मेरे यहाँ पे कब्जे में ज़मीन है, मालिक का पता नहीं है, उसमें कुछ जो है यहाँ पे रसीद है ना, रसीद कटा है कुछ है ना का रसीद कटा है और उसके बाद जो है रसीद भी नहीं कट रहा है। कर्मचारी जिसने अभी 3 एकड़ जो है उसमें 2 एकड़ का जो है यहाँ पे का रसीद कटाने जो है ना उस कब्जे सिकमी ज़मीन का क्या हमें जल्द जो है जवाब देने की कृपा करें, क्योंकि जो है यहाँ पे ज़मीन मेरे पास है। देखिए ज़मीन मेरे पास है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रसीद लेकिन अगर आपका नहीं कट रहा है, अब मालिक मान लेते हैं आ गया, मालिक उसको बेच दिया किसी वैसे व्यक्ति के नाम से जो कि आपसे ज़मीन हासिल कर सकता है, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो रसीद जरूर आपको कटाना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो देखें कि महोदय हमारे हिस्से की ज़मीन का NH-57 का जो है कारण हेतु अधिग्रहण किया गया, सरकार ने हम पर हमारे ज़मीन का मुआवजा हमारा चचेरा भाई उठा लिया, जिसके एवज में हमने दूसरा ज़मीन जो हमारे चचेरे भाई का था वह भूमि दखल कब्ज कर उन लोगों को उपभोग कर रहे थे। तो उस भूमि हमारे चाचा के जो है नाम नया खतियान मालगुजारी भूमि पर जो है दादा के नाम जो कि केवाला है वह हमारे पास मौजूद है। तो भूमि का नया सर्वे खतियान मालगुजारी रसीद कैसे कटवाएं, इसके लिए कहाँ आवेदन करें? भूमि का जो मुआवजा उठाया इसके सबूत के रूप में सूचना के अधिकार हमने जो है द्वारा पत्र प्राप्त कर चुका है और यह दर्शाता है कि हमारा चचेरा भाई ही पूर्ण मुआवजा उठा लिया। नहीं, पूर्ण मुआवजा उठा लिया है अगर तो अगर आप जो है सबसे पहले आपका दूसरे के नाम से है, चाचा के नाम से अगर वो है तो उसको तो पहले सुधार करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चाचा के नाम से अगर नया खतियान है, ठीक है, तो वो सुधार कराना पड़ेगा और ये सुधार सिर्फ अब सिविल कोर्ट के द्वारा होता है। तो वहाँ आपको जो है इसके लिए टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा उसमें, और जाके फाइल आप करेंगे तो देखिए सुधार हो जाता है, वंशावली बनवा लेंगे तो बिल्कुल ये सुधार हो जाता है, ठीक है। इसलिए कि वंशावली के आधार पे ही होना है, जो भी वंशावली में होगा सबके नाम से वो जो है वो बनाया जाएगा। अगला जो सवाल है कि सर हमारी एक बगीचे की ज़मीन है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं जो एक परिवार से नहीं है, लेकिन इसमें अपना हिस्सा कैसे पता करें? देखिए ये तो 5 हिस्सेदार हैं, तो अब पोजीशन तो आपका अगर डिक्लेयर नहीं है तो वो तो आप आपस में पांचों जब तक उसको डिवाइड नहीं करेंगे, एक परिवार से नहीं भी है डिवाइड नहीं करेंगे। अब अगर डिवाइड सहमति से नहीं हो रहा तो कोर्ट से पार्टीशन करना पड़ेगा। बस 2 विकल्प है कि सहमति से हो गया या ग्राम पंचायत से हो गया तो आसानी वे से हो गया, नहीं तो कोर्ट से ही पार्टीशन करना पड़ेगा। उसमें भी जो है कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा कि इसको किधर रहना नहीं रहना, वो उस हिसाब से जो तय हो जाएगा वो तय हो जाएगा, ठीक है। ये तो यही प्रक्रिया होगा वहाँ। अगला जो सवाल है ये है कि पोजीशन हम कैसे मानते हैं ज़मीन पे, पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखिए ज़मीन पे जो पोजीशन का मतलब होता है कि ज़मीन जो आप जहाँ ले रहे हैं उस जगह जो भी आप खरीद रहे हैं, मान लेते हैं आपका पोजीशन कहाँ पे है। मतलब जैसे आप किसी प्लॉट में बहुत बड़ा सा प्लॉट है और एक प्लॉट कहने का मतलब है प्लॉट नंबर से, मतलब प्लॉट नंबर उसका 110 है, लेकिन आप उसका छोटा पोजीशन ही खरीद रहे हैं, तो पोजीशन को डिक्लेयर करा लेना, तो वो पूरा जब जो अभी आपका रजिस्ट्री है उसमें पूरा मैप को भी देना होता है फोटोकॉपी करा के, उसमें मैप को कलर करके भी देना होता है, मतलब पूरा ड्रॉ करके देना होता है, और उसमें पूरा जो केवाला होता है उसमें भी चौहद्दी, जो रजिस्ट्री होता है उसमें भी चौहद्दी मेंशन करना पड़ता है। अगला जो सवाल है कि मेरी एक लैंड है जो कि मेरे दादाजी के नाम पर 1990 में, और वो खेती की ज़मीन है, हमें उसके बारे में पता नहीं था, किसी बिल्डर ने हमें जो है खरीदे, वहाँ पर जो है MCD तक से कॉलोनी पास करा ली,
हमसे जो है खरीदने के कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ज़मीन किसकी मिलेगी। देखिए एक चीज़ है कि अगर सारा प्रक्रिया बिल्डर के द्वारा किया गया 1990 में, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं जो एमसीडी है उसका कॉलोनी अप्रूव कर दिया, पास कर दिया, तो कुछ देख के ही किया होगा। और आपको अगर इसमें हासिल करने वाली बात है तो ये चीज़ तो आपको बिल्डर पे केस करना पड़ेगा न्यायालय में, ठीक है। आप ऐसे कोई अधिकारी डायरेक्ट तो नहीं कर देंगे, उसके पास जो भी है, देखिए प्रूफ आपको करना पड़ेगा उस चीज़ों के, कि आपके पास जो वो संपत्ति है दादा के नाम से है और कैसे हुआ। कोई बिल्डर अगर ले लेता है तो ये न्यायालय में उसको जवाब देना पड़ेगा, बिल्डर के वकील को जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास जो संपत्ति है किस आधार पे है। मौखिक तौर पे किसी के नाम पे हो जाना वो तो सही नहीं है। अगला जो सवाल है कि सर एक 5 डिसमिल का प्लॉट है, यह मेरा खानदानी ज़मीन है, मेरे छोटे वाले बाबा के हिस्से में है, लेकिन रसीद अभी मेरे परदादा के नाम से कटता है, जो पिछले 25 साल से नहीं कटा। उसमें उस प्लॉट पर घर बना रखा है। ज़मीन मेरे छोटे बाबा के जो है शेड्यूल में है। क्या ये ज़मीन मेरा हो सकता है? मेरे खानदान का ज़मीन है, मैं पैसा भी दे रहा हूँ, फिर भी हमें नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर 5 डिसमिल का आपका खानदानी ज़मीन है और छोटे वाला बाबा के हिस्से में है, लेकिन रसीद अभी में आपके नाम पर जो है कटता है, तो आप जो है उसमें आप उसको कटाते रहिए, और चाहे तो जो कि पिछले 25 साल से नहीं कटा है तो ये आपको कटा लेना है, ठीक है, तभी आप उसको हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं, अगर उसका रसीद नहीं कटेगा तो फिर आपके नाम पे है, आप मान लेते हैं ठीक है नाम पे है, दर्ज आप ही के नाम पे, आप एक्शन ले सकते हैं उस पर, लेकिन पोजीशन उनका भी बरकरार है, ठीक है। तो इसलिए आपको रसीद अगर कटा लेंगे तो फिर आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं, है ना। दूसरा एक होता है कि मौखिक समझौता ही अगर हो जाए तो अच्छी बात है। अगला सवाल है कि जो है व्यक्ति ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, दाखिल खारिज हुआ, किंतु नीचे लिखा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है वो सरकार का होगा। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि अगर कोई ऐसा संपत्ति है जो कि इसको आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन हक सरकार का ही होता है, तो उसमें ऐसा मेंशन किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के